what we have noticed is in your journey problem is कि there is lot of content and lot of strategy, too many toppers है ना, too many individuals who are providing their strategy. Problem ये है when you have plenty too many strategies in front of you then you get confused. यार ये तो कह रहा है पॉलिटी के लिए ये करना है, ये तो कह रहा है इकोनॉमी के लिए ये टीचर अच्छा है, ये तो कह रहा है ज्योग्राफी के लिए ये बुक अच्छी है ना. यू हैव नॉट पेड एनीथिंग टू अस बट व्हाट यू आर कमिटिंग टू अस इन दिस बिगिनर किट इज योर टाइम. देन व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऐड टू योर प्रिपरेशन. कि जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मार्केट में फ्लोट कर रही हैं फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस है ना, फॉर योर नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट एज वेल, उन सबको हम एक प्लेस पे कंसोलिडेट कर देंगे इन दिस बिगिनर किट. द पीपल हु विल बी गाइडिंग यू इन दिस बिगिनर किट, they are the ones who have already cleared the examination or have appeared till the interview. मैंने मेंस एग्जामिनेशन 2 बार क्रैक किया है, 2 बार धौलपुर हाउस गया हूं इंटरव्यू देने, तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग. यार मेंस में क्या चैलेंजेस हैं. हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस. एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग दैट दिस सेशन इज फॉर दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर यूपीएससी जर्नी नाउ, है ना. तो अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन पहले दे चुके हैं, अगर आप प्रीलिम्स पहले दे चुके हैं, देन इट विल बी अ बेसिक सेशन फॉर यू जो यूजुअली स्टार्टिंग में होता है. ठीक है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू जो कि अपनी यूपीएससी सीएससी जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दे शुड अटेंड दिस सेशन. ठीक है, विच अटेम्प्ट यू गाइज आर टारगेटिंग. आई बिलीव इफ यू आर स्टार्टिंग योर यूपीएससी जर्नी नाउ, तो ईदर यू आर इन कॉलेज और यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, राइट. 50-50 आई कैन सी पीपल आर टारगेटिंग 2026 एंड 2027, है ना. Whether you are preparing for 2026 or 2027, this beginner kit is useful for you. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस पूरे बिगिनर किट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू. देखिए 3-4 चीजें मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में बता देता हूं, है ना, कि इस बिगिनर किट का पर्पस क्या है, क्या वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं इस बिगिनर किट में आपकी प्रिपरेशन में, है ना. एंड वो जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो किस किस सेशन के थ्रू करेंगे, है ना. देखिए इस बिगिनर किट का ओरिजिन हुआ विद आवर ओन एक्सपीरियंस व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं, ऑल्सो दोज पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं. आई एम वरुण जैन. आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की. पोस्ट दैट I have prepared for my own UPSC CSC journey and I had given 6 attempts. Out of these 6 attempts, I had cleared the prelims 4 times and I had cleared the mains examination twice, thus appeared for the interview twice as well. ठीक है, here from past 5 years I am guiding all the UPSC CSC aspirant through the सारथी IAS. ठीक है, from past 5 years. तो अब बात करते हैं कि इस बिगिनर किट में हम क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं. दिस आई वाज डिस्कसिंग विद यू. तो देखिए जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कहीं 2-3 साल बाद जाके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली एग्जाम के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. एक जो ब्रॉडर एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होती है वो 2-3 साल आने में, 2-3 साल में लग गए वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आने में, है ना. क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने अपनी प्रिपरेशन 2013-14 में स्टार्ट की थी. ठीक है, उस टाइम पे इतना यूट्यूब भी नहीं होता था. ठीक है, इतना यूट्यूब नहीं होता था, इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं होती थी, ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं था. मोस्टली अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी सीख करनी है या तो आपके पास कोई रिलेटिव हो, ठीक है, जो कि रिलेटिव आपको बता सके कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, जिसने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ हो, है ना, और एग्जाम क्रैक किया हुआ हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे. और इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू बिग टीचर्स. ठीक है, तो मेरे टाइम में क्या प्रॉब्लम था, ड्यूरिंग माई टाइम द प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, है ना. उस टाइम पे ये प्रॉब्लम था. तो आप खुद ही करके सीखते थे मोस्टली, है ना. 2-3 साल आप एग्जाम देके, 1-2 प्रीलिम्स देके, एक आध बार फेल होके, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना. अब आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम तो अब रेलेवेंट ही नहीं रहा, है ना. विद द ऑनसेट ऑफ द कोविड जो ऑनलाइन एजुकेशन में बूम आया, जो यूट्यूब पे बूम आया, देयर आर मेनी टॉपर्स हु आर प्रोवाइडिंग देयर स्ट्रैटेजी ऑन द यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, इजंट इट. ठीक है, तो अब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है. व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज इन योर जर्नी प्रॉब्लम इज कि देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट एंड लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट. यस ऐश्वर्या, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. कि अब नया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, टू मेनी टॉपर्स,
है ना, टू मैनी इंडिविजुअल्स हु आर प्रोवाइडिंग देयर स्ट्रैटेजी, और कोई भी ऐसा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन डू एज पर देयर नॉलेज। कुछ ऐसे नहीं कि कुछ खराब है कि यार यही जो टॉपर है वही अच्छी बात बोल रहा है, जो दूसरा टॉपर है वो अच्छी बात नहीं बोल रहा। हर टॉपर की अपनी स्ट्रैटेजी रही है, एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल एंड नॉलेज दे आर ट्राइंग टू गाइड यू। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है व्हेन यू हैव प्लेंटी टू मेनी स्ट्रैटेजीज इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू गेट कंफ्यूज्ड। यार ये तो कह रहा है पॉलिटी के लिए ये करना है, ये तो कह रहा है इकोनॉमी के लिए ये टीचर अच्छा है, ये तो कह रहा है ज्योग्राफी के लिए ये बुक अच्छी है ना। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू द बिगिनर किट, है ना। तो बिगिनर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया। देखिए आप सब लोग, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज अ फ्री प्रोग्राम, है ना, ये एक फ्री प्रोग्राम है, बिगिनर किट सारथी के, सारथी इसकी साइड से फ्री इनिशिएटिव है, बट ये दिखने में फ्री लग रहा है, बट ये फ्री है नहीं, है ना। यू हैव नॉट पेड एनीथिंग टू अस, बट व्हाट यू आर कमिटिंग टू अस इन दिस बिगिनर किट इज योर टाइम, ठीक है ना। आप जो टाइम हमें कमिट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू आर कमिटिंग टाइम टू अस, देन व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऐड टू योर प्रिपरेशन, है ना। थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू, कि जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मार्केट में फ्लोट कर रही हैं फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस, है ना, फॉर योर नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट एज वेल, उन सबको हम एक प्लेस पे कंसोलिडेट कर देंगे इन दिस बिगिनर किट। और जो कंसोलिडेट करने वाले लोग हैं, द पीपल हु विल बी guiding you in this beginner kit, they are the ones who have already cleared the examination or have appeared till the interview, right? For example, अगर किसी ने मेंस क्रैक किया है, जैसे मैंने मेंस एग्जामिनेशन 2 बार क्रैक किया है, 2 बार मैं धौलपुर हाउस गया हूं इंटरव्यू देने, तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, यार मेंस में क्या चैलेंजेस हैं, है ना। आप भी उस चीज को लॉजिकली समझेंगे कि दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द सारथी आईएएस, that most of the people who are guiding you, they have either cleared the examination. For example, Dr. Shivin has cleared the exam. For example, Mudit Jain sir will take a session in the beginner kit who has cleared this examination thrice, है ना। I am taking a session, I have cleared the mains examination twice. Sajal sir will be taking a session, he has cleared the mains examination thrice, ठीक है। तो with this unique team we will be solving this problem for you, कि जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपके सामने हैं इंटरनेट पे, है ना, उसमें से कैसे फिल्टर आउट करें और एक 1 पॉइंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। अगर आप हमें टाइम कमिट कर रहे हैं तो हम क्रेडिबल स्ट्रैटेजीज आपके पास लेके आए, है ना। क्योंकि जब तक आप पर्पस नहीं समझोगे ना, तब तक आपको क्या लगेगा, जस्ट वन अनदर यूट्यूब है, आगे आगे करके देख लेता हूं, है ना। देखिए वी हैव नॉट टेकन एनीथिंग फाइनेंशियली फ्रॉम यू, बट वी आर कमिटिंग टाइम। आप भी टाइम कमिट कर रहे हो, मैं भी टाइम कमिट कर रहा हूं, राइट। एंड टाइम इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एवरी वन ऑफ अस, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम को वसूल नहीं करेंगे, कुछ आउटकम नहीं निकालेंगे, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी होगा, विच इज नॉट द गोल। चलो, तो प्लीज कैन यू कमिट दिस थिंग, you will attend all the session of this beginner kit in a serious manner. Here the different session will be taken by different faculties, है ना। जैसे मेरे बाद सेशन होगा, है ना, मुदित जैन सर सेशन लेंगे, करंट अफेयर बताएंगे वो आपको, एथिक्स ऐसे समझाएंगे वो आपको, डॉक्टर शिविन विल टेक दिस सेशन, उसके बाद सजल सर सेशन लेंगे, फिर सारथी इसकी बाकी फैकल्टी भी आपसे इंटरेक्ट करेंगी, है ना। तो यार देखो हम सब समय निकाल रहे हैं ताकि आप अपनी जर्नी की स्टार्ट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ करो, ऐसे रैंडमली मत स्टार्ट करो कि बस हमने देखा था, है ना, हमने अच्छी अच्छी वीडियोस देखे थे टॉपर्स के, तो हमें लगा कि हम भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इमोशन अपनी जगह है, इमोशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए अराउंड ऑल द स्ट्रैटेजीज फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने बात करी, लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले एजेंडा रखते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन टुडेज सेशन। देखिए वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि आजकल हम बहुत सारे टॉपर स्ट्रैटेजी देखते हैं, देखते हो ना। बताओ फेवरेट टॉपर कौन सा है आपका इस साल का, किसकी स्ट्रैटेजीज आपको पसंद है ना। बहुत सारे टॉपर की हम स्ट्रैटेजीज देखते हैं, इस साल के, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, है ना। और टॉपर स्ट्रैटेजी की बेसिस पे वी डिसाइड आवर ओन स्ट्रैटेजी। बट व्हाट आई वांट यू टू फोकस अपॉन इज, हम टॉपर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फॉलोइंग द टॉपर स्ट्रैटेजी। वी बिलीव कि इस स्ट्रैटेजी से ये टॉपर बने हैं, तो अगर सेम स्ट्रैटेजी हम भी फॉलो करेंगे देन वी कैन बी टॉपर एज वेल, यही इंटेंट होता है।
तो अल्टीमेटली हम ये ढूंढते हैं कि व्हाट डिफरेंशिएट अ टॉपर. This is what we want to search. This is what we should be knowing at least before we actually begin our journey. Here, what differentiate a selected person in this whole journey? Is it just a strategy? Is it just a strategy कि वो strategy है जिसको मिल गया उसका selection हो जाएगा? Absolutely not. This can be one point. ठीक है ना? तो this is what I'm going to decode for you in today's session. What actually differentiate a selected person in this particular journey, है ना? देखो, up to build this discussion, प्लीज टेल मी दिस थिंग. एक कंपटीशन लैंडस्केप भी समझते हैं जिस जर्नी में आप कूद रहे हो, है ना, उस जर्नी को, उस पूरे कंपटीशन को एक बार ब्रॉड तरीके से समझ के देखो. ठीक है. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन सीरियस मैनर? व्हेन आई से सीरियस मैनर, I mean they are completing their basic notes. They are completing their basic notes. They are revising things once or twice, attending the classes regularly, trying to write some answers. ठीक है. तो how many people do you think they are which are actually preparing seriously for this examination? Total लोग कितने हैं? थोड़ा सा competition landscape समझो, है ना. Total 5 to 6 lakh people are applying for this examination. ठीक है. And out of this 5-6 lakh people, कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, बट एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोसिस्टम, आई बिलीव समवेयर 50,000 to 1 lakh. They are the serious aspirant. Serious aspirant का क्या मीनिंग है? They are completing their syllabus, they are attending their classes regularly, trying to write some answers as well. तो बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, है ना. This is the quantum of people who are competing in the prelims examination. Out of these 50,000 to 1 lakh people, around 14,000 people write mains. I hope you are aware about this thing. This examination has 3 stages. देखिए अगेन ये मैं मानता हूं कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, राइट. तो आउट ऑफ दी सीरियस पीपल, ठीक है, तो 1 out of every 3 person रफली, 1 out of every 4 person रफली, ठीक है ना, दे राइट मेंस एग्जामिनेशन. एंड आउट ऑफ दीज 14,000 पीपल, roughly 2.5k, 2,500 people appear for the interview. And out of these 2.5k, roughly 1,000 people get through this examination and find their name in the final list. ये नंबर आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो आज पता लग गया. अब प्लीज टेल मी, ये जो 50,000 पीपल हैं, इनमें से आप चाहते हो कि आप टॉप 1,000 में आ जाओ? यही है गोल, यही है गोल. इन 50,000 में तो आप खुद आते हो, है ना. ये जो 5 लाख से 50,000 की जर्नी है ना, इसके लिए मैं यहां पे नहीं हूं, है ना. देखो आप सब लोग अब यू आर एडल्ट नाउ, राइट. आप सभी लोग एक ऐसी एज में पहुंच चुके हो जहां पे कि आपके कोई मम्मी पापा के गुस्सा करने से आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना. गुस्से से अपने कमरे में जरूर जा सकते हो, बट अंदर जाके फोन चलाने लगोगे, राइट, है ना. ऑल ऑफ यू हैव रीच्ड टू दिस एज वेयर यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड. अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप मेहनत करोगे, है ना. आपको कोई भी 50,000 में पहुंचा नहीं सकता, यहां पे आप खुद ही आते हो. ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस थिंग, है ना. वी हैव नो रोल व्हाटसोएवर इन ब्रिंगिंग यू टू दीज 50,000 पीपल, है ना. मैं मोटिवेशन देके चला जाऊंगा, मान लो 10 मिनट का मोटिवेशन दे दूंगा, कब तक लास्ट करेगा? ठीक है ना. तो यहां 50,000 तक तो आप खुद आओगे, बट यहां से 50,000 पे 1,000 तक आप कैसे पहुंचोगे? दिस इज वेयर वी कम्स इन. यहां पे हमारा एक छोटा सा योगदान, लिटिल बिट रोल वी आर हैविंग. ठीक है. अब बात करते हैं कि अगर इस 50,000 से 1,000 में आना है, तो आउट ऑफ दिस सीरियस एस्पिरेंट, व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन? व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन, है ना. देखो हमें क्या लगता है, व्हेन वी स्टार्ट आवर ओन जर्नी, जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे भी ऐसा लगता था. तो फॉर मी दीज सेशन आर लाइक गाइडिंग माय यंगर वर्जन. कोई अगर मेरा यंगर ब्रदर सिस्टर होता, आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली, तो मैं उसको यही बातें बता रहा होता. ठीक है. तो प्लीज टेल मी, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता होगा, है ना, वेरी कॉमन थिंग दैट मेनी पीपल आस्क दिस थिंग इन द बिगिनिंग, सर हाउ मेनी आवर्स आई एम सपोज्ड टू स्टडी, है ना. आपका भी ये क्वेश्चन होता होगा. तो वी बिलीव कि जो जितने ज्यादा घंटे पढ़ता होगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हैं. लॉजिकली बात करेंगे, देखो मैं खाली ज्ञान देके नहीं जाऊंगा, लॉजिकली डिस्कस करेंगे. अगर ऐसा होता, इफ दिस वुड हैव बीन द केस,
तो द पीपल हु आर इन देयर फाइनल अटेम्प्ट जर्नी, लेट्स से फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, उनके तो नंबर ऑफ आवर्स सबसे ज्यादा हो चुके हैं, isn't it? भाई even if somebody is studying for 1 year at least, let's say 10 hours a day for 1 year, and somebody who is studying 4 to 5 hours but for 4 to 5 years, collectively they have studied more, they should have more information, logically they should be the people who are getting through this examination, but होता उल्टा है। यूपीएससी में जो अटेम्प्ट का, अगर आप यूपीएससी की रिपोर्ट भी देखो यार, यूपीएससी की रिपोर्ट चेक करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम सिलेक्शन 4 अटेम्प्ट के अंदर होते हैं, हाईएस्ट रेशियो होता है आपका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। 50% of the people, as per UPSC annual report, I'm telling you, 50% of the people who are getting through this examination are either in their third attempt or in fourth attempt, है ना, and chances of selection decline significantly post fourth attempt। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यार टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंशिएटर तो नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिफरेंशिएटर नहीं है ना। ये जो 50,000 लोगों की हमने बात की थी, ये सब लोग रफली सेम नंबर ऑफ आवर्स दे आर स्पेंडिंग ऑन दी स्टडीज, दैट इज द आइडिया। दूसरा, कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्या ये एक डिफरेंशिएटर है ना। ऐसा लगता नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार नोट्स बन गए तो काम हो जाएगा, वेरी कॉमन इन द बिगिनिंग, बट अगर ऐसा होता कि खाली सिलेबस कंप्लीशन से, है ना, वो एक डिफरेंशिएटर बन पाता, तो अगेन आई विल से दिस थिंग, पीपल हु हैव एक्सेस टू फाउंडेशन कोर्स, आज के टाइम में तो अफोर्डेबल एजुकेशन आ गया है ऑनलाइन में, ठीक है ना, जो कंटेंट जिस लेवल के टीचर्स आपको शायद ऑफलाइन में 2 लाख का कोर्स दे रहे होंगे, आपको ऑनलाइन में, लेट्स से सारथी है इसकी मैं बात कर लेता हूं, यू विल बी गेटिंग द सेम फाउंडेशन कोर्स एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 20,000, तो अफोर्डेबल फाउंडेशन कोर्सेज आ गए हैं। तो अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, डिफरेंशिएटर कहां से बना, डिफरेंशिएटर नहीं है वो, ठीक है, समझ में आया। तो अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है 3 थिंग्स in my own experience, which I am going to discuss in detail in today's session. There are 3 things which are most important differentiator in a selected person. First is who is able to consolidate their content. We will discuss them in detail one by one, है ना, कि out of these 50,000 people there are few individual who are able to consolidate their content well, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है राइट स्ट्रैटेजी, दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल इन दिस बिगिनर किट थ्रू आउट। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज वंस शेयर ऑफ लक, राइट। तो ये तीनों कंपोनेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि स्टार्टिंग में हमेशा में क्लैरिटी देता है कि यार अगर हमें सिलेक्ट होना है इस एग्जाम में तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों चीजों को हम बैलेंस करते हुए कैसे चलेंगे। स्टार्टिंग से ही आई बिलीव कि आपको क्यों 2-3 साल बर्बाद करने के बाद ये चीजें समझनी है ना। स्टार्टिंग से अगर आपको ये सारे एस्पेक्ट पता होंगे एग्जामिनेशन के कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जाम, तो आप पहले से बेटर मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। अब नाउ वी कैन कवर वन थिंग एट अ टाइम, इसको समझते हैं। चलो अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। आप सब लोगों ने यूपीएससी सीएससी का सिलेबस चेक किया होगा, आई एम श्योर, प्रीलिम्स का, मेंस का, है ना, अपने ऑप्शनल का भी। अब प्लीज टेल मी, आफ्टर चेकिंग आउट दैट सिलेबस, आपने कुछ मटेरियल भी चेकआउट किए होंगे मार्केट में, नोट्स भी देखे होंगे, है ना, पॉपुलर बुक्स भी देखे होंगे। हाउ मेनी पेजेस डू यू थिंक एन एस्पिरेंट हैज टू स्टडी, हाउ मेनी पेजेस टू कंप्लीट द सिलेबस एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन? हाउ मेनी पेजेस of the content, including each and everything, your prelims, mains, GS, optional, everything I'm talking about, current affair, etc. कितने पेजेस लगता है आपको कि एक एस्पिरेंट को पढ़ने पड़ेंगे अगर वो अपनी प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर रहा है और वो एग्जाम क्रैक करना चाहता है? कितने पेजेस लगता है आपको? सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि यार हाँ, हमने वो पॉलिटी की बुक देखी थी, 700 पेज तो उसमें थे, हमने इकोनॉमी की एक बुक देखी थी, 800 पेज उसमें थे, 1000 पेज उसमें थे, ऑप्शनल की देखी थी, है ना, 800 पेज वहां थे। ऐसे सोचो कितना लगता होगा आपको? समवेयर 15 to 20,000 पेजेस, है ना, समवेयर 15 to 20,000 पेजेस। यहां पे मैंने 10,000 क्यों लिखा है? बिकॉज ये तब है जब आप पहली बार में सारे सोर्सेस राइट हिट करें,
है ना, क्योंकि ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपने पहले कोई मटेरियल पढ़ा, फिर आपको लगा नहीं यार ये तो अच्छा मटेरियल नहीं है, चेंज कर लेता हूं, कोई और बुक कर लेता हूं, है ना। पहली बार में सारा मटेरियल राइट हिट होना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो मोस्टली एन एस्पिरेंट हैज टू गो थ्रू 15 to 20,000 पेजेस टू एक्चुअली कंप्लीट द सिलेबस एंड बी एलिजिबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोगों ने मेंस का शेड्यूल भी देखा होगा। देखिए, दिस एग्जामिनेशन बिलोंग्स टू मेंस, ये बात याद रखना बिल्कुल अपने माइंड में क्लियरली। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, अल्टीमेटली मार्क्स आपके मेंस के जुड़ते हैं और वहीं से रैंक बनती है ना। द वे आई सी इट, UPSC do not have the time to evaluate the copies of 5 lakh people. That is why they have added the layer of the prelims कि वहां पे most of the people हट जाएंगे, फिर जो 15,000 लोग होंगे उनकी कॉपीज हम कंसीडर कर लेंगे, है ना, उनसे हम फिर सिलेक्शन डिसाइड कर लेंगे। दिस एग्जामिनेशन अल्टीमेटली बिलोंग टू मेंस। अब आपने मेंस का शेड्यूल अगर देखा हो तो मेंस में क्या होता है, डे 1 पे आपका एसए का पेपर होता है सुबह 9 से 12, डे 2 पे बैक टू बैक, है ना, you have GS1 paper in the morning and GS2 3 hour paper and GS2 paper in the afternoon. Then day 3 back to back चल रहा है ये, you have GS3 paper of 3 hour in the morning 9 to 12, then you have GS4 paper from 2 to 5 on the same day. तो इतना बैक टू बैक आप लिख रहे हो और एक पेपर में आपको रफली 4,000 वर्ड्स लिखने होते हैं, जितना यूपीएससी डिमांड करता है। अब इतने टाइट शेड्यूल में ना, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इतने टाइट शेड्यूल में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, आपको इंफॉर्मेशन ना बहुत क्विकली डंप करना पड़ता है मेंस एग्जाम में। बाय फार इन माय एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू क्रैक द एग्जाम, कि कौन कितना क्विकली कंटेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है इन दैट सिचुएशन। और डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, ऐसे नहीं कि आपने अभी आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हो, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। GS1 के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है, दिन में आके आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, IR लिखना है, नेक्स्ट डे सुबह आपको इकोनॉमिक, साइंस एंड एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी लिखना है, और दिन में आपको एथिक्स लिखना है। ऑन डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स यू हैव टू रिप्रोड्यूस योर कंटेंट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आर यू एबल टू फील द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम? कह रहे तो बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। 4,000 वर्ड सुबह लिखने हैं, 4,000 वर्ड आफ्टरनून में लिखने हैं, राइट? दिस इज बाय फार द बिगेस्ट चैलेंज दैट द पीपल फेल हु गो देयर एंड राइट द मेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। एक मेंस फेल होने के बाद समझ में आता है कि यार हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था। जैसे ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये जो 14,000 लोग मेंस लिखने जा रहे हैं ना, सुनना मेरी बात एक ध्यान से, out of these 14,000 people, listen it very carefully, out of these 14,000 people, in my own experience, hardly 5 to 6,000 people are competing. Why I am saying this thing? Why I am saying this thing? Because ये जो 8,000 बच्चे हैं ना, बाकी आपको ऐसे होंगे जिनके पेपर ही पूरे नहीं हो रहे। पर पेपर अगर आपके 2 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, रफली अगर आप 30 मार्क्स का पेपर छोड़ देते हो, है ना, 7 पेपर होते हैं आपके ओवरऑल, है ना, तो 200 नंबर का तो आप पेपर छोड़ा है ना, तो कम से कम आपने 60 या 70 नंबर तो इसी बात के लूज कर दिए, दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर। दिस इज वेयर मैक्सिमम पीपल लूज आउट ऑन द इंटरव्यू टिकट। ठीक है, तो अगर आपको, इफ यू हैव टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ द कंटेंट, है ना, इन सच अ डाइवर्सिफाइड मैनर, इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, द सॉल्यूशन इज कंसोलिडेशन। नीड समझ में आई? कंसोलिडेशन की नीड क्या है? योर कंटेंट शुड बी कंसोलिडेटेड very well, that you are able to reproduce it without giving much of a thought. You should be able to reproduce it on diversity of topic in the real examination in the short span of time. ठीक है, अब देखो कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या है। आई होप आप ग्रेविटी समझ पाए इस प्रॉब्लम की। देखो, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने कॉलेज के एग्जाम दिए हैं, है ना। देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे, आई एम श्योर देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन वेरी सीरियसली, है ना, बट 80% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग ग्रेजुएशन इन इंडिया, दे आर नॉट डूइंग इट सीरियसली। देखो, बिल्कुल सिचुएशन का फैक्ट, ऑनेस्ट असेसमेंट है, बी ऑनेस्ट विद योर मेंटर, तभी हम कुछ आउटकम निकाल पाएंगे, राइट? हम कैसे देते हैं अपनी ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन? 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन वी स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है ना।
होता ही नहीं होता है? बताओ मुझे। 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन वी स्टार्ट स्टडिंग, वी मग अप थिंग्स समहाउ, जो भी रटना होता है हम रटते हैं। इंजीनियर्स तो 90% ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है? इवन आईआईटीज में भी ऐसा हो रहा है। हम 1 वीक में उसको मग अप करते हैं और एग्जामिनेशन डे वाले दिन हम उसे रिप्रोड्यूस करके आते हैं, ठीक है? और 2 दिन बाद हमें पूछ लेना हमने क्या पढ़ा था, तो हमें कुछ याद नहीं होता। इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। आपने कंटेंट शॉर्ट स्पैन के लिए पढ़ा, शॉर्ट स्पैन के लिए आपके दिमाग में वो रहा, आपने जाके रिप्रोड्यूस कर दिया, मार्क्स आ गए, बात बन गई, आगे बढ़ गए। इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। रट्टा मारा आपने और बात खत्म करी। शॉर्ट स्पैन के लिए वो आपके दिमाग में रहेगा और बात खत्म। बट मेमोराइजेशन एंड कंसोलिडेशन, दीज आर डिफरेंट थिंग। कंसोलिडेशन का क्या मीनिंग होता है कि यार मैंने अगर ये पढ़ लिया ना कि फंडामेंटल राइट्स क्या थे, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी में मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब मैंने शायद 5 साल से फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े होंगे, बट मुझे आज भी याद है कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। आर्टिकल वाइज याद है, 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, सब याद है। इक्वालिटी, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 14 हो गया, इक्वालिटी 15 हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 16 हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी 17 हो गया, अनटचेबिलिटी 18 हो गया, टाइटल 19 हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? सारे याद है लाइन से। क्यों याद है? क्योंकि मैंने ना खाली रट्टा नहीं मारा है ना, मैंने कंसोलिडेट किया इस लेवल पे। अब सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर आप कंसोलिडेशन को समझ रहे हो तो वो क्या है, आपने इस लेवल पे याद कर लिया कि अब आपको परमानेंट मेमोरी में फीड हो गया। क्योंकि जो परमानेंट मेमोरी में फीड है ना कंटेंट, वही आपको एग्जामिनेशन वाले दिन याद आएगा उस प्रेशर सिचुएशन में, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग। कंसोलिडेशन का मीनिंग है इंटरनलाइजेशन, ठीक है? जैसे आपसे ही पूछता हूं, चलो, है ना, आपके खुद के एक्सपीरियंस से अगर आप रिलेट कर पाओगे तो और अच्छा समझोगे। आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है अपनी यूपीएससी जर्नी में, काफी लोगों ने स्टार्ट कर दी अपनी यूपीएससी जर्नी, एनसीईआरटी रीड किए आपने। अगर मैं आपसे ये बोलूं, जो भी एनसीईआरटी आपने पढ़ी, लेट से आपने 2 महीने पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ी, 1 महीने पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ी, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, आपने बोला पॉलिटी, मान लो राइट्स का ही चैप्टर उठा लेते हैं, है ना, या ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी का चैप्टर उठा लेते हैं। मैं आपसे कोई क्वेश्चन आज पूछूं तो क्या आपको याद है वो कंटेंट? ऑनेस्टली मुझे बताना। मैं आपसे पूछूं, आपने यार 1 महीने पहले वो पढ़ा था ज्योग्राफी में, कैन यू रिकॉल इट राइट नाउ? और कितना हमें एक्चुअली याद रहता है इस जर्नी में? क्या आपने प्रॉब्लम खुद से रिकॉग्नाइज नहीं की? देखो, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव होंगे ना प्रिपरेशन में, उतना ज्यादा आसान होता जाएगा आपका काम। यार ये तो मैं रोज पढ़ता हूं, रोज उठता हूं, रोज पढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं नई चीज, आगे बढ़ता हूं, पीछे का तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, ये मैं लिखूंगा कैसे एग्जाम वाले दिन? ठीक है? इजंट इट अ वेरी बिग प्रॉब्लम? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एग्जाम का। इस पूरे एग्जाम में इन माई एक्सपीरियंस नथिंग इज डिफिकल्ट, मतलब इंडिविजुअली, है ना, नॉट अ सिंगल टॉपिक आई वुड से इज डिफिकल्ट। इंडिविजुअली सारे टॉपिक आसान है, आप पढ़ोगे, पढ़ते टाइम समझ आता जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस एग्जामिनेशन इज दैट द सिलेबस इज ह्यूज एंड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, है ना, विद दिस मच ऑफ द एक्सटेंट simultaneously is the most difficult task, ठीक है? तो यहां पे आपको इंटरनलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी हाउ इट इज डन। अब बात करते हैं, नीड समझ में आई, मीनिंग समझ में आया, अब बात करते हैं कंसोलिडेशन होगा कैसे, ठीक है? देखो भाई, एक तो ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑफ कोर्स रिवीजन से ही होगा कंसोलिडेशन, बट ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं खाली यही बात आपको बताने आऊंगा तो इसका तो क्या ही फायदा है, फिर हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। कुछ और इंट्रिकेट चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, है ना। देखो, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वट एवर यू आर स्टडिंग, हमने बोला कि आप 15,000 पेजेस पढ़ रहे हो, सब कुछ कंसोलिडेट करना पॉसिबल है कि वट एवर इज रिटन इन दोस 15,000 पेजेस यू हैव इंटरनलाइज ईच एंड एवरीथिंग? इज इट रियली पॉसिबल? आपने एक पॉपुलर सेइंग सुनी है इस एग्जाम में, काफी लोग कहते हैं कि इस एग्जाम में जितना जरूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये कि पॉपुलर सेइंग सुनी है आपने, आज इसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको, है ना। देखो, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरनलाइज एंड कंसोलिडेट ऑल दीज 15,000 पेजेस, है ना। आप जो भी कंटेंट पढ़ते हो ना, उसमें फिल्ट्रेशन होगा, उसमें से आपको वो कंटेंट आइडेंटिफाई करना है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है, कंसोलिडेट करना है,
और जो बस आपको समझ के जस्ट बाईपास कर देना है, ठीक है ना। ये फिल्ट्रेशन, अगेन आई विल से दिस थिंग, ये फिल्ट्रेशन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अनदर वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड स्किल है किसी इंडिविजुअल का, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। वो फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट कर पाता है कि यार ये कंटेंट छोड़ते हैं, इसको याद करते हैं, ये छोड़ते हैं, इसको याद करते हैं। जो जितना एफिशिएंटली ये टास्क कर पाएगा उसकी जर्नी उतनी ईज्ड आउट होती जाएगी, उतना आसान लगेगा आपको एग्जाम, है ना। आपको लगता है ना कुछ टॉपर ऐसे होते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ फ्यू टॉपर्स हु आर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन, है ना, मतलब मल्टीपल रैंक्स ला रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर रैंक बट क्रैक हर साल कर रहे हैं। हाउ दे आर क्रैकिंग इट एवरी ईयर? बिकॉज दे हैव डिकोडेड दिस थिंग, यार क्या याद करना है क्या नहीं करना है ना। एंड दिस इज वेयर द पीवाईक्यू कम्स इन। अब आपको समझ में आया कि क्यों बोला जाता है पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, बिकॉज ओनली थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस you will be able to understand in which chapter UPSC is focusing upon what things. Then you will be able to filter out ये याद करना है, ये नहीं करना है ना। और जब ये कंसोलिडेशन आप कर पाएंगे तब जाके ये 15,000 पेजेस आपको शॉर्ट होते जाएंगे। इन सब्सिक्वेंट रिवीजन यू विल फील कि और शॉर्ट होते जा रहे हैं, कंप्रेस होते जा रहे हैं। जैसे जिप फाइल बनती है ना, ऐसी वो कंप्रेस होते जाएंगे। एंड देन यू विल बी एबल टू consolidate the content which is actually required. तो how you will do it, Divya? You will go through the PYQ. आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, लेट्स से आप पॉलिटी कर रहे हो, है ना, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो गो थ्रू ऑल द PYQs ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई, देन इट विल बी इजी। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, है ना, फ्रॉम हियर द यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन, तो मैं इसको याद करता हूं। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है फिल्ट्रेशन में। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो आप सभी ने बोला कि ये जो फिल्टर्ड कंटेंट है, सब कुछ नहीं रिवाइज होता दोबारा दोबारा, ये फिल्टर्ड कंटेंट आप रिवाइज करते हो बार बार। जैसे मैं अगेन आपसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे रिलेट करके बताता हूं। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ी आपने पहली बार, कोई पेन वेन लेके बैठे थे, कोई मार्कर लेकर बैठा था कि इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करूंगा? प्लीज टेल मी दिस थिंग, हैव यू डन दिस थिंग कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे होंगे पहली बार यूपीएससी के लिए, है ना, तो आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट होगा यार एक पेन लेके बैठता हूं, एक मार्कर लेके बैठता हूं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करूंगा। सो प्लीज टेल मी उसका आउटकम क्या निकला था? द आउटकम फॉर दैट इज, जो मेरे साथ हुआ था, आउटकम क्या निकला था? अगर कोई मार्कर आपके पास था तो यू एंड अप अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी। क्या आपके साथ ये हुआ? पूरी बुक मार्क हो गई, राइट? कॉमन है ये, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम जो हम नहीं समझते, क्योंकि आपको उस टाइम पे मेयर बाय द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से पीवाईक्यू आर योर बाइबल। पीवाईक्यू सामने रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद उस फिल्टर्ड कंटेंट का रिवीजन करो, सारे कंटेंट का बार बार रिवीजन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अब, चलो समझ में आ गया आई थिंक आपको। अब देखो, अब एक चीज और है यहाँ पे, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, है ना। देखिए हमने कंसोलिडेशन की जो प्राइम नीड है वो मेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करी, दैट इफ यू वांट टू क्रैक द मेंस एग्जाम, कंसोलिडेशन ऑफ द कंटेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट, है ना। इन मेंस एग्जामिनेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आंसर राइटिंग और कंसोलिडेशन में क्या लिंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद अभी आपको समझ में ना आए, बट एक साल बाद वंस यू आर डन विद द बेसिक सिलेबस जरूर क्लिक करेगा, तब याद आएगा कि एक वरुण जैन सर थे, उन्होंने ये बात तब सिखाई थी। तो आज ये बात याद रख लेना। हम क्या गलती करते हैं इस प्रिपरेशन में? वी थिंक कि पहले वी विल कंसोलिडेट द कंटेंट। द प्रोसेस इज लाइक वी विल रीड द कंटेंट, we will consolidate the content and then we will do the answer writing, right? यही लगता है आपको कि पहले सब कुछ याद हो जाए फिर आंसर राइटिंग करूंगा? अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, यू विल नेवर रीच टू अ स्टेज जहां पे आपको ये फीलिंग आ जाए कि अब सब कुछ याद हो गया, आज आंसर राइटिंग स्टार्ट करता हूं। इट इज नॉट लाइक दैट यू विल फर्स्ट कंसोलिडेट द कंटेंट देन यू विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग। एक्चुअली इट इज दैट थ्रू द आंसर राइटिंग ओनली यू विल एंड अप कंसोलिडेटिंग द कंटेंट। क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद करते हैं
या फिर जब आप उसे लिख के देखते हैं तो इट गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यू आर एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो ये लिंक जरूर याद रखना। यू विल नेवर रीच टू दिस स्टेज जहां पे आपको ये लगे कि अब मेरे को सब कुछ याद हो गया, अब मैं आंसर राइटिंग करूंगा। ठीक है, तो डज दैट मीन कि हमें डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए? अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने क्या बोला हमें कि आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग कंसोलिडेशन से पहले करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग करके ही कंसोलिडेशन होगा। तो डज दैट मीन, आजकल ये भी मैं काफी जगह देखता हूं, है ना, ये स्ट्रैटेजी काफी जगह लोग बोलते हैं कि डे 1 से आंसर राइटिंग करो, है ना। अब उस चीज की बात करते हैं एक बार, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। आई एम गिविंग यू 30 seconds and one question. Please type the answer in the comment box, है ना। Explain the meaning of poverty. I'm giving you a question and you need to answer it. You have to participate in the session, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। Explain the meaning of poverty. Lack of basic needs, right? 80% of the answers इसी के अराउंड है। Unable to fulfill the basic needs, right? आप देख सकते हो 80% of the people are writing on the same line, है ना। अब मुझे आप एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने तो यूपीएससी की तैयारी नहीं गई, अभी तो आपने तैयारी शुरू की है ना, या करने वाले हो, आपको कैसे पता है कॉन्सेप्ट? हाउ आर यू एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर? बताओ मुझे। क्योंकि यू आर नॉट न्यू टू दिस जर्नी। आप जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने आते हो तो ऑलरेडी एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट आपके पास ऑलरेडी होता है मोस्ट ऑफ द टॉपिक पे। पावर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। यू विल स्टडी सर्टेन कंटेंट विद इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसे मैं बोलता हूं यूपीएससी लेवल कंटेंट। अब मैंने क्या देखा है कि जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल्स, देयर माइट बी सर्टेन टीचर्स एज वेल हु आर सेइंग कि डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। I believe there is no point in answer writing from day 1. Why? What you do, you end up writing this basic content and this gives you just false ego कि मुझे तो आंसर राइटिंग आती है। ये बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट तो हर कोई लिख ले रहा है, तैयारी स्टार्ट करने से पहले लिख ले रहा है, isn't it? अल्टीमेटली जब तक एक बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट से आप एडवांस लेवल ऑफ कंटेंट में नहीं पहुंचते, है ना, एक कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग। आप बस पेज काले कर रहे हो, कहते हैं ना, जस्ट वेस्टिंग द इंक। लिखना तो आता है ना, हाथ तो चलता है। जब तक यूपीएससी लेवल कंटेंट नहीं है तब तक क्या फायदा है आंसर राइटिंग करने का, है ना। तो यू मस्ट हैव सर्टेन बेसिक एसेंशियल टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। क्या है वो बेसिक एसेंशियल? एक तो बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मल्टीपल डायमेंशन, है ना। मान लो आप कोई भी आंसर लिखते हो, हमने पॉवर्टी का टॉपिक उठाया, है ना, तो पॉवर्टी इकोनॉमिक सेंस में भी हो सकती है, पॉलिटिकल सेंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब तक आपको मल्टीपल डायमेंशंस नहीं पता, आप जब तक इंटरलिंक नहीं कर पा रहे टॉपिक्स को, जब तक आपके बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट नहीं हुआ है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तब तक आप आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो दीज आर द एसेंशियल टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग। पहले ये जरूर कंप्लीट करो, है ना। अब एक लास्ट में एक एडवाइस दूंगा मैं आप सभी लोगों को, जो काफी मेनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो, आंसर राइटिंग हैज टू एस्पेक्ट, वन इज साइकोलॉजिकल, अदर इज फिजिकल, राइट। एक तो है थिंकिंग एंड दूसरा है फिजिकल, हैंड राइटिंग। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, इन दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिजिकल एस्पेक्ट दैट इज राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच एस्पेक्ट ऑफ द आंसर राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट? इट इज ऑब्वियसली थिंकिंग। भाई बायोलॉजिकली यू आर प्रोग्राम दिस वे, इफ यू कैन थिंक ऑफ एन आंसर, है ना, देन योर ब्रेन विल सेंड द सिग्नल टू योर हैंड एंड द हैंड विल राइट। भाई बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग तो सॉर्टेड है ना, वो तो आप लिख ही सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है थिंकिंग। क्या हम उस लेवल का कंटेंट सोच पा रहे हैं? क्या हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कर पा रहे हैं, है ना? क्या हम एक फास्ट स्पीड पे सोच पा रहे हैं? आर वी एबल टू थिंक फास्ट? क्योंकि फास्ट थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, टारगेटेड थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली गेम तो थिंकिंग का ही हुआ ना।
हम आंसर राइटिंग क्या सोचते हैं, वी बिलीव कि आंसर राइटिंग इज फिजिकल एस्पेक्ट, कि जब हम कॉपी पेन लेके बैठेंगे टाइमर चलाएंगे उसी को आंसर राइटिंग बोलेंगे। नो, बहुत सारे लोग जो आपको लगता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में दे आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन क्विकली, है ना, विदाउट डूइंग मच ऑफ एन आंसर राइटिंग इन अ फिजिकल सेंस। हाउ दे आर डूइंग इट, दे आर वेरी गुड विद देयर थिंकिंग पार्ट। whenever they are studying something, they think about the question and the answer that can be framed out of it. कुछ भी आप पढ़ रहे हो, whatever the content you are reading, it is an answer to something, isn't it? Whatever the content you are reading, it is answer to something, तभी तो पढ़ रहे हो, वरना क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, आंसर लिखने के लिए पढ़ रहे हैं। थिंक अबाउट द क्वेश्चन देन एंड देयर एंड देन फ्रेम द आंसर। ठीक है, तो थिंकिंग पे फोकस करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे। डन, समझ में आया? कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? 3 डिफरेंशिएटर आपको याद होगा टॉपर्स में, कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड इज वन शेयर ऑफ लक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कंसोलिडेशन इज ओवर। ऑल्दो आई थिंक दिस इज एन ईजी पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि राइट स्ट्रैटेजी का क्या इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक इलस्ट्रेशन काफी बार मैं यूट्यूब पे वीडियोस में भी देता आया हूं। एक समवेयर ऑन द यूट्यूब एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे था जिसमें मैंने ये बेसिक इलस्ट्रेशन देखा था, है ना। तो सिंपल सा पॉइंट है, उस सर्वे में क्या दिखाया गया था, तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल साइंटिस्ट था हु वेंट टू सम रिमोट आइलैंड जहां पे उसके कुछ ट्राइबल पीपल मिलते हैं जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हैं मेन स्ट्रीम से, ठीक है। तो उनको वो ऐसे एक बॉटल, दे वांटेड टू ड्रिंक वाटर, तो अपनी वाटर बॉटल ऑफर करता है जो साइंटिस्ट होता है। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू स्नैच दिस बॉटल लाइक दिस, है ना, एंड दे आर ट्राइंग हार्ड एंड दे वर पुटिंग लॉट ऑफ फोर्स टू इट कि बॉटल ओपन हो जाए सो दैट दे कैन क्विंच देयर थर्स्ट। क्योंकि अब देखो उनके पास ब्रूट फोर्स है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद 2 या 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद वो बॉटल को ऐसे तोड़ भी दें और वो पानी पी पाए, लेकिन अल्टीमेटली एज अ ह्यूमन आपको पता है कि यार ये बॉटल सिंपल ऐसे भी तो खुल सकती है। आपके पास यहां पे राइट स्ट्रैटेजी थी, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू डू इट विद मच ऑफ अ ईज, इजंट इट? यही मुझे लगता है कि राइट स्ट्रैटेजी का रोल है लाइफ में, है ना। आप कोई भी सक्सेस अगर पाना चाहते हैं, एनी सक्सेस, ये तो एक सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया, मे बी प्राइवेट स्फेयर में हो सकता है, पॉलिटिकल स्फेयर में हो सकता है, you need to have the right strategy at your disposal because it makes your hard work count। ठीक है, तो अब यहां पे अब ये भी चीज आप नोटिस कर सकते हैं, आपने पिछले 3-4 सालों में देखा होगा कि देयर आर मेनी एस्पिरेंट हु आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, है ना, जिनके कोई एक्सटेंडेड फैमिली में या इमीडिएट फैमिली में कोई सिलेक्टेड इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, होता है नहीं होता है। बहुत सारी सिस्टर्स, बहुत सारे ब्रदर्स हु आर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग ऑन द यूट्यूब, है ना। अब बताओ उनके लिए आसान क्यों है ये एग्जाम क्रैक करना? अब देयर आर सर्टेन फूल इन दिस इकोसिस्टम हु से कि यूपीएससी की साइड से कुछ फाउल प्ले है। नो, ऐसा कोई फाउल प्ले नहीं है यूपीएससी की साइड से, ठीक है। बट एक्चुअली हैविंग अ पर्सन एट होम हु इज टेलिंग दैट पर्सन राइट स्ट्रैटेजी इन दी ऑन द डेली बेसिस, तो दैट हेल्प्स, दैट गिव देम अ कॉम्पिटिटिव एज इन दिस होल जर्नी। तो यहां पे मेरा कंक्लूजन सिंपल सा है, अ मेंटर इज मैंडेटरी इन दिस जर्नी। अब वो मेंटर आपके ऊपर है, आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा इंडिविजुअल है हु अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन बेटर, दैट पर्सन कैन बी योर मेंटर, है ना, जो आपसे रोज बात कर सकता हो, हफ्ते में एक बार बात कर ले तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, जो कि प्रोफेशनली आपसे कमिट कर दे, है ना, आपने उसे हायर कर लिया XYZ कहीं से भी, बट उसको एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फेक मेंटर भी घूम रहे हैं, है ना। मेंटर की बेसिक क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, द मेंटर मस्ट हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्यों हम ये क्राइटेरिया बोलते हैं, अगर किसी ने मेंस क्लियर कर लिया है ना, तो उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन समझ लिए हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना। इंटरव्यू तो कम्युनिकेशन है, आधे घंटे बैठ के आपको बात करके आनी है, ठीक है। तो या तो कोई ऐसा मेंटर आप हायर करो, ठीक है, या फिर आप अपने मेंटर खुद बन सकते हैं, बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अपने मेंटर खुद कैसे बनते हैं? हम खुद गाइड करेंगे, एग्जाम देंगे, सक्सेसफुल हुए तो ठीक है,
फेलियर हुए तो खुद से सीखेंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई एम नॉट सेलिंग, अगेन आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव अ राइट मेंटर एट योर डिस्पोजल, है ना। एंड द बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट मेंटर कौन होंगे यहाँ पे? द वंस हु आर योर फैमिली मेंबर्स। बट अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डू नॉट हैव दिस लग्जरी कि हमारी फैमिली में किसी ने एग्जाम क्रैक किया हुआ हो। दैट इज वाई यू शुड सीक प्रोफेशनल मेंटरशिप। ठीक है, समझ में आया? फॉर द राइट स्ट्रैटेजी पर्पस। आगे बढ़े, चलो, कंसोलिडेशन डन, राइट स्ट्रैटेजी डन। अब बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट की, वन शेयर ऑफ लक। अब मुझे आप ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी? बताओ मुझे, कितने लोगों को लगता है ये? मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि हाँ यार लक इंपॉर्टेंट तो है। अब कितना, एक बार ये देखते हैं। चलो आ जाओ, लास्ट पार्ट है इस डिस्कशन का। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज वन शेयर ऑफ लक। पहले लक को ना थोड़ा डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन लक, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, है ना। कुछ लोग लक को मानते हैं कर्मा, कि जो मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गेट द फ्रूट्स इन द प्रेजेंट लाइफ। फ्यू पीपल से डेस्टिनी, कि आई एम बॉर्न डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग, तो वो मुझे मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्यू हु आर मोर ऑफ अ साइंटिफिक एंड द रैशनल माइंडसेट, दे से कि तो चांस है, चांस है, लाइफ इज बाय चांस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। और उसी का और एक इंप्रूव वर्जन है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि भाई 14,000 पीपल आर गिविंग मेंस एग्जामिनेशन, 2,500 पीपल आर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। तो 14,000 में से अगर 5-6,000 लोग सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं, तो आई हैव रफली 1/3 प्रोबेबिलिटी टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो these all thing I will say I count in luck. For me, luck here is essentially an element which you can't control. आपके कंट्रोल में नहीं है ना इनमें से कुछ। कर्मा पिछली लाइफ में हो चुका, हमें पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। डेस्टिनी हम अपनी लिख नहीं रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली आई डिफाइन लक एज समथिंग, एन एलिमेंट विच वी कांट कंट्रोल। ठीक है। अब देखते हैं आगे, पहले डिफाइन कर दिया मैंने आपको, अब देखते हैं व्हाट शुड बी डन। देखो, पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इन माय ओन एक्सपीरियंस द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, इसकी जो सक्सेस की इक्वेशन है, इट हैज मल्टीपल वेरिएबल इन इट। है ना, एक इक्वेशन होती है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे पढ़ते थे आप स्कूल में, राइट। तो ऐसे ही यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस की इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल है, एंड लक इज डेफिनेटली वन वेरिएबल। अब वो कितने परसेंट है, क्या है, किसी को नहीं पता, है ना। बट दैट आई एम श्योर कि जब इतना बड़ा एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इतने लोगों में आप कॉम्पीट कर रहे हैं, आप कोई भी इस लेवल पे आप किसी भी चीज में कॉम्पीट कर लो। क्रिकेट में आप देख लो, क्रिकेट देखते होंगे आप सब लोग, है ना। तो आखिरी में लक मैटर कर जाते हैं। ठीक है। तो अब ये जो आपकी सक्सेस इक्वेशन है जिसमें लक एक वेरिएबल है, इट इज एन एलिमेंट विच यू कांट कंट्रोल, बट देयर आर मल्टीपल अदर वेरिएबल विच यू कैन कंट्रोल। तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल। सिंपल सा सजेशन है, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। भाई अदर वेरिएबल में हम हार्ड वर्क करते हैं, उसमें भी तो एक्सटेंट है। अदर वेरिएबल में हम आंसर राइटिंग डालते हैं, उसमें भी एक्सटेंट है, कौन कितनी ज्यादा कर रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड थोड़ा सा फेथ, जो भी आपका एक सॉफ्ट साइड होता है, एक स्पिरिचुअल साइड होता है ना। हैव सम फेथ इन योर डेस्टिनी, इन योर कर्मा एटसेट्रा, वॉट एवर यू बिलीव। ठीक है। तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? अनसर्टेनिटी रहेगा इस जर्नी में, अनसर्टेनिटी हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा इस जर्नी में, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या, है ना। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, 1-2 साल बाद नींद भी खराब हो जाएगी। कॉमन प्रैक्टिस है, कोई भी इतनी बड़ी सक्सेस बिना स्ट्रेस के नहीं अचीव हो सकती। स्ट्रेस फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम इज गुड थिंग, इट मोटिवेट यू, इट पुश यू टू वर्क हार्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इसके रिगार्डिंग मेरा एक सजेशन है। आपका गोल क्या है? टू बिकम एन आइडियल एस्पिरेंट। मतलब जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं, 50,000 पीपल हमने स्टार्टिंग में बोला था दे आर सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। आउट ऑफ दीज 50,000 पीपल हमें ना एक आइडियल एस्पिरेंट बनना है। अब आइडियल एस्पिरेंट का क्या मीनिंग है? द वन हु हैज द मैक्सिमम चांस टू क्लियर द एग्जाम,
कौन होता है ये आइडियल एस्पिरेंट? मेनी टाइम इन द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी आई हैव सीन कि सम पीपल हैव सम, आई वुड से, रोमांटिक आइडियाज, है ना, कि आइडियल एस्पिरेंट कौन है, who has the maximum chance to crack this examination. One of the romantic idea is one with the maximum knowledge. है ना, हमें लगता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, मैक्सिमम नॉलेज होगी, that individual has maximum chance to crack the examination. ऐसा नहीं है. There are many people जिन्हें 4 या 5 या 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, बट उनको स्ट्रक्चर करनी नहीं आ रही चीजें. अगर ऐसा होता तो पीपल हु हैज गिवन मास्टर्स, हु हैज डन पीएचडी, उनके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान होता. ठीक है, दिस इज नॉट राइट इन माई एक्सपीरियंस, है ना. फिर कुछ लोग क्या रोमांटिसाइज करते हैं कि द वन हु वांट्स टू सर्व द सोसाइटी द मोस्ट, दे आर द आइडियल एस्पिरेंट एंड दे हैज द मैक्सिमम चांस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर ऐसा होता, इफ दिस इज ट्रू, प्लीज टेल मी इंडिया में करप्शन इतना हाई क्यों है? डेटा पे बात करते हैं ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है. ठीक है, अगर ऐसा होता कि आइडियल एस्पिरेंट जिसके हाईएस्ट चांस है एग्जाम को क्रैक करने के, वो एक ऐसा एस्पिरेंट होता हु वांट्स टू सर्व द सोसाइटी द मोस्ट, इफ दिस वुड हैव बीन द ट्रू स्टेटमेंट, तो ऐसे ही लोग सिलेक्ट होते. तो फिर इतना करप्शन कहां से अभी देश में? ठीक है, तो रोमांटिसाइज मत करो इस एग्जाम को लेके, करियर बनाने आए हो, ठीक है ना, उसके लिए मेहनत करो. अब आइडियल एस्पिरेंट कौन है? इन माय ओपिनियन, एन आइडियल एस्पिरेंट इज वन हु इज अ गुड स्टूडेंट, है ना. आई एम सेइंग दिस थिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दिस माइट बी अनकंफर्टेबल फॉर फ्यू ऑफ यू, बट आई विल बी ऑनेस्ट. इफ यू आर जंपिंग इनटू दिस जर्नी, you need to understand कि most of the aspirant who are cracking this examination, 90% of them, in my observation in last 5 years, they are the good student. ये good student वही हैं जो क्लास के फ्रंट बेंच पे बैठते थे, है ना. आप में से कुछ लोग होंगे और कुछ लोग नहीं है, तो बनना पड़ेगा, है ना. आपको प्रॉपर एक टर्म में यूज करूं, आपको गीक बनना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट. दिस इज द रियलिटी. आप थे या नहीं थे, इट डजंट मैटर, बट इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी नाउ, है ना, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट हु इज डिसिप्लिन्ड, हु इज कंसिस्टेंट, हु कैन फॉलो दिस थिंग कंसिस्टेंटली. रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस. ठीक है, हार्श ट्रूथ है. आप बैक बेंचर होंगे, वो आपका पास था. आप पहले पढ़ाई पे नहीं ध्यान देते होंगे, वो आपका पास था. ठीक है, लेकिन अगर अब आपको एग्जाम क्रैक करना है, जब तक आप आज से लेके जब तक आप क्रैक नहीं करते, यू हैव टू बी द फ्रंट बेंचर, यू हैव टू बी द पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, अ गुड स्टूडेंट, गीक जिसे आप बोलते थे. ठीक है ना, समझ में आया भाई? ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट, कि भाई मैं डिसिप्लिन कैसे बनूंगा, कंसिस्टेंट कैसे बनूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ सकता हूं, रिवाइज कर सकता हूं, प्रैक्टिस कर सकता हूं, ऑफ कोर्स विद ऑल द फोकस ऑन कंसोलिडेशन एंड द राइट स्ट्रैटेजी. ठीक है, जस्ट हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, एंड टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, द रेस्ट विल फॉल इनटू प्लेस. ठीक है, ऑल राइट, चलो अब समझ में आया. देखिए, ऑल दीज एस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन डिफरेंट डिफरेंट सेशन, कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एटसेट्रा, है ना. वी विल डिस्कस दैट इन द सब्सिक्वेंट सेशन. बट आज के सेशन का जो एजेंडा था वो यही था, what differentiate a topper in this examination. There are 3 things that I had discussed. Please tell me क्या क्या 3 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी. एनसीईआरटी मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि रीड करने की नीड नहीं है. अगर कहीं भी अच्छी जगह फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी भी कवर करते हैं. कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी, एंड थ्रू द एलिमेंट ऑफ लक, I just wanted to communicate one thing, that you should focus on becoming a good student, right? हर एलिमेंट को टच करने का एक पर्पस था, जस्ट लक डिस्कस नहीं करना चाहता था मैं, है ना. आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट दिस वन थिंग कि यार अपने को गुड स्टूडेंट बनना है, हु वर्क हार्ड, है ना. देखो, अब एक आदर्श ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई मोस्टली आईआईटीएंस क्रैक दिस एग्जामिनेशन, है ना. मैं आईआईटीएंस की बात नहीं करूंगा पर से, है ना. ऐसे तो मैं भी आईआईटीएन था, मैंने तो नहीं क्रैक किया, मेरे और भी बैचमेट हैं आईआईटी के जो नहीं क्रैक कर पाए. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल. तो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड करता हूं. यू आर सेइंग कि व्हाई पीपल फ्रॉम गुड कॉलेजेस, है ना, दे आर एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उनका सिलेक्शन रेशो हाई क्यों है?
ठीक है ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो हाई है। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रूवन दिस थिंग कि यस दे आर गुड स्टूडेंट, है ना। प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जो एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम 12th के बाद देते हैं, वहां पे भी मोस्टली those people have higher chances to crack this examination who are geek, isn't it? एक कॉमन, एक कोरिलेशन है ना दोनों चीजों के बीच में, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि यार आपको एक गुड स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक गीक बनना पड़ेगा 2 से 3 साल के लिए, तभी एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे, है ना। नहीं साकिता, देयर इज नो सच plan that we are providing in this beginner kit. Beginner kit is not about daily mentorship or something. It is about giving you idea that how you can start your journey. ठीक है ना? There are 6 to 7 sessions that we have planned. For the next session, you will get the update by tomorrow. ठीक है? कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, डिटेल शेड्यूल भी दे देते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी रहे कि कब कब सेशन होने वाला है। ठीक है, तो फ्यू सेशन विल बी टेकन बाय, जितने भी फैकल्टी हैं, साथी है, इसके सभी लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट सेशन मुदित सर या सजल सर लेंगे, एक बार मैं आपको कल डिटेल दे देता हूं। देन वन सेशन बाय शिविन सर एज वेल, अनदर सेशन बाय पल्लवी मैम, अनदर सेशन बाय कंवल सर, ठीक है, एंड एमपुरी सर हु विल बी टीचिंग यू पॉलिटी। ठीक है, चलो डन। अब प्लीज मुझे एक बात बताओ, यस टुडेज क्लास इज डन, अरे कुछ सीखा? प्लीज टेल मी दिस थिंग। 1 घंटे आपने अपना दिया, समय लगाया, 1 घंटे मैंने अपनी एनर्जी दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम, देयर इज नो ट्रबल देयर। आई जस्ट वांट टू नो, यही वैलिडेशन है ना यार, आप मेहनत करते हो तो आप रिवॉर्ड चाहते हो, मेरे लिए यही रिवॉर्ड है कि मैंने 1 घंटा निकाला, मैं आपसे डिस्कस करने आया, ठीक है, तो क्या मैं आपको कुछ सिखा पाया? एक ऑफलाइन क्लास होती तो आपके चेहरे देख के मैं समझ जाता कि हाँ यार मैं आपको कुछ सिखा पाया, बट ऑनलाइन क्लास में यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू मी कि हाँ सर कुछ सीख के गए आज। यस, नोट्स पार्ट विल आल्सो बी कवर्ड। चलिए, तो वाइंड अप करते हैं सेशन को, जस्ट 1 आवर सेशन रखा था, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक डिटेल शेड्यूल मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर देता हूं कि नेक्स्ट सेशन बिगिनर किट में कब होने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट।